Assalamu alaikum. My name is Muhammad Arham Jamil and my registration number is FS17 BCS147 and my today topic is third June plan. सबसे पहले हम देखते हैं कि थर्ड जून प्लान था क्या। थर्ड जून प्लान को हम डिवीजन ऑफ इंडो पाक भी कहते हैं और हम इसको द फाइनल स्टेप इन मेकिंग पाकिस्तान भी कहते हैं, क्योंकि यही वो फाइनल प्लान था जिसके थ्रू हमें बाउंड्रीज मिली और सब कॉन्टिनेंट को डिवाइड किया गया, एक इंडिया बन गया और एक पाकिस्तान बन गया। अगर हम बैकग्राउंड में जाएं थर्ड जून प्लान के, अगर हम वर्ल्ड वॉर टू को देखें तो ब्रिटिशर्स को वर्ल्ड वॉर टू में बहुत ज्यादा लॉस हुआ था और इसी लॉस की वजह से जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे लॉर्ड क्लेमेंट एटली, उन्होंने फरवरी 20 1947 में ये स्टेटमेंट दी कि अब हम हिंदुस्तान से जाना चाहेंगे और हम ये जो हुकूमत है वो उनको देना चाहेंगे जो वहाँ के रिस्पॉन्सिबल पार्टीज हैं या जो वहाँ के उनके रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, और ये हम जून 1948 तक करना चाहेंगे। अगर हम थोड़ा सा 1947 के बैक जाएं, 45 और 46 के इलेक्शंस को देखें जो कि अकॉर्डिंग टू वेवल प्लान के मुताबिक हुए थे, उनमें जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने अपनी सारी सीट जीत ली थी और उनका जो परसेंटेज थी वो 82% थी तकरीबन। सेंटर में मुस्लिम लीग ने 30 सीट्स जीती थी और 8 प्रोविंसेस में उनको कामयाबी हासिल हुई थी। 11 प्रोविंसेस में से 427 सीट्स उन्होंने टोटल जीती थी 492 में से, और उसी इलेक्शन की वजह से हमें 5 मिनिस्ट्रीज हमें अलॉट की गई। 6 मिनिस्ट्रीज जो थी वो कांग्रेस को दी गई और 3 माइनॉरिटीज के लिए रखी गई, जिसमें सिख और ईसाई और जो लोअर क्लास हिंदूज थे या दलित से उनके लिए रखी गई। जो फाइनेंस की मिनिस्ट्री थी वो लियाकत अली खान साहब के हिस्से में आई। सबसे पहले तो लियाकत अली खान साहब ने एक बहुत अच्छा बजट पेश किया और उन्होंने जो बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके ऊपर टैक्स आयद किया ताकि इकोनॉमी इंक्रीज कर सके, और जो उसी टैक्स की वजह से काफी ज्यादा तनाव पैदा हो गया इंडियंस और हिंदूज के दरमियान, क्योंकि बड़े बड़े इंडस्ट्रियल्स उस टाइम जो थे वो हिंदूज ही थे, उनके ऊपर टैक्स आयद कर दिया गया था और एक कमेटी बना दी गई थी टैक्स के लिए, अलहदा टैक्स के लिए। तो ये तनाव जो था ये बहुत पैदा हो रहा था मुस्लिम्स और हिंदूज के दरमियान। उसके बाद रिप्लेसमेंट ऑफ लॉर्ड वेवल। इन मार्च 1947 लॉर्ड वेवल को रिप्लेस कर दिया गया बाय लॉर्ड माउंटबेटन। ये लास्ट वाइसरॉय थे जो भेजे गए थे ब्रिटिशर्स की तरफ से। 22 मार्च 1947 में दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी सीट संभाली और उनको ये असाइनमेंट दी गई थी कि वो जो अमन अमान है वो कायम करें सब कॉन्टिनेंट में हिंदूज और मुस्लिम्स के दरमियान, ताकि ये तनाज़ा खत्म हो जाए और एक ही प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, हिंदूज को भी मुस्लिम्स को भी, और वो सब कॉन्टिनेंट ये हिंदू इसको चला सके मुल्क। अब उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन ने कांग्रेस के साथ भी मीटिंग की और मुस्लिम लीग के साथ भी मीटिंग की और इसमें यही डिस्कस किया कि अगर हम आपको एक प्लेटफॉर्म पे ले आए तो आप एक जगह पे बैठ कर काम कर सकते हैं और इसको आगे चला सकते हैं। लेकिन दोनों पार्टीज ने इसको रिजेक्ट किया और इस रिजेक्शन के बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने यही एक वो तरीका निकाला कि अगर हम इनकी पार्टीशन कर दी जाए तो ये तनाज़ा खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा हमारे पास सिर्फ यही हल है कि हम इनकी पार्टीशन कर दें। इस पार्टीशन के लिए उन्होंने वीपी मेनन को अपॉइंट किया और उनको ये कहा कि आप हमें एक डिवीजन का प्लान बना कर दें। वीपी मेनन ने बगैर किसी टाइम वेस्ट किए उन्होंने प्लान पेश किया और वो प्लान जो है वो कांग्रेस के जो उस टाइम हुकूमत थी उनके सामने पेश किया गया और वो प्लान जो है ब्रिटिश चला गया अप्रूव होने के लिए। जब अप्रूव होने के लिए गया तो उन्होंने हमारे उस डिवीजन में कुछ अमेंडमेंट्स करना चाहिए। तो जब वो वापस आई अमेंडमेंट्स होके तो वहां के जो जवाहरलाल नेहरू थे जो कि लॉर्ड माउंटबेटन के बहुत अच्छे दोस्त थे, उनको ये अमेंडमेंट्स पसंद नहीं आई और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि दोबारा इसमें अमेंडमेंट्स की जाएं, और उनकी रिक्वेस्ट के बाद लॉर्ड माउंटबेटन दोबारा गए और दोबारा उन्होंने इसके लिए अमेंडमेंट्स की उनके मुताबिक, और वो न्यू प्लान के साथ 31 मई को वापस आए। 31 मई को जब वो वापस आए तो 2 जून को ये एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें कांग्रेस भी थी और जिसमें मुस्लिम लीग भी थी। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के सामने ये पेश किया गया न्यू प्लान और उस प्लान को अप्रूव कर लिया गया उस 2 जून 1947 को। और इस
पे अमल दरामद 3 जून 1947 को हो गया और इसलिए इसको 3 जून 1947 प्लान कहते हैं, क्योंकि ये 2 जून को पार्टीज ने अप्रूव कर लिया था और 3 जून को ब्रिटिशर्स के पास चला गया था कि ये अप्रूव हो चुका है प्लान और इसके मुताबिक ही काम किया जाएगा। अब इस प्लान में था क्या? इस प्लान में सबसे बड़ी बात यह थी कि 15 अगस्त 1947 तक हुकूमत खत्म कर दी जाएगी ब्रिटिशर्स की और वो वहां से हमेशा के लिए चले जाएंगे। 1935 के एक्ट के मुताबिक उनको आज़ाद कर दिया जाएगा, उनकी हुकूमत खत्म हो जाएगी और वो वहां हिंदुस्तान से चले जाएंगे और जो वहां की पार्टीज होगी उनकी हुकूमत आ जाएगी। उसके बाद उस प्लान में डिवीजन थी, जो कि सब कॉन्टिनेंट की डिवीजन थी। उस सब कॉन्टिनेंट की डिवीजन का एक प्लान था। वो डिवीजन प्लान क्या था? वो डिवीजन प्लान ये था, सब कॉन्टिनेंट को 2 स्टेट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। डिवीजन ऑफ पंजाब एंड बंगाल जो होगी वो उनकी अलग अलग असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा और वो जो इजलास होगा उस पर वो अमल दरामद होगा कि वो इंडिया के साथ शामिल होना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहिए। NWFP और सहलत में रेफरेंडम कराया जाएगा, उसके मुताबिक डिसाइड होगा कि वो इंडिया के साथ शामिल होंगे या पाकिस्तान के साथ शामिल होंगे। जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनके पास उनका अपना डिसीजन था कि वो अगर पाकिस्तान के साथ रहना चाहे पाकिस्तान के साथ रह सकते हैं, इंडिया के साथ रहना चाहे इंडिया के साथ रह सकते हैं, या अगर अकेले रहना चाहे तो अकेले रह सकते हैं। नॉन मुस्लिम जो प्रोविंसेस थे उनको जाहिर सी बात है पाकिस्तान से निकाल दिया गया था कि ये इंडिया में शामिल होंगे। डिवीजन ऑफ बलोचिस्तान में जो शाही जिरगा था और जो म्यूनिसिपल कमेटी थी वो डिसाइड करेगी कि इंडिया के साथ शामिल होंगे या पाकिस्तान के साथ शामिल होंगे। और ट्राइबल एरियाज का उन्होंने कहा था कि बाद अज़ां बताया जाएगा कि वो किसके साथ शामिल होंगे। जो फेडरल लेजिस्लेटिव असम्बलीज थी उनको भी डिवाइड कर दिया गया था, पाकिस्तान और इंडिया के लिए अलग अलग बना दी गई थी। उसके बाद आता है इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। जब ये सब कुछ हो गया तो उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट में पाकिस्तान का उन्होंने पेश कर दिया कि पाकिस्तान एक नया मुल्क बनने जा रहा है और उसको उन्होंने अप्रूव कर दिया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जुलाई 1947 में। उसके बाद जो शाही ब्रिटिश का शाही था उन्होंने भी 18 जुलाई को उसको अप्रूव कर दिया और 20 जुलाई को प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के लिए उन्होंने अलग-अलग बना दिए गए। हालांकि अभी अलग नहीं हुए थे लेकिन उन्होंने अलग-अलग काम करना शुरू कर दिया था, अलग गवर्नमेंट्स बना दी गई थी। अब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3 जून प्लान किस तरह हुआ? जब पंजाब का इजलास बुलाया गया तो पंजाब में 91 वोट्स पाकिस्तान को मिले कि पाकिस्तान के हक में हम जाएंगे और इसलिए पंजाब पाकिस्तान में शामिल हो गया। बंगाल में जब इजलास बुलाया गया तो 120 वोट्स मिले और 90 वोट्स जो थे वो इंडिया को मिले, तो 120 वोट्स की वजह से पाकिस्तान में शामिल हो गया। सिंध में 30 वोट्स मिले और 20 वोट्स इंडिया को मिले, 30 वोट्स की वजह से पाकिस्तान में शामिल हो गया। बलोचिस्तान के जो जरगा कमेटी थी और म्यूनिसिपल कमेटी थी उन्होंने पाकिस्तान के हक में फैसला दिया। NWFP में रेफरेंडम कराया गया तो 2,99,000 लोगों ने पाकिस्तान के हक में फैसला किया, जबकि 2,800 लोग इसके खिलाफ थे। सहलत में 2.4 मिलियन लोगों ने पाकिस्तान के हक में फैसला किया, तो इसलिए ये पाकिस्तान में शामिल कर दिए गए। इसके बाद आता है सर साइरल रेडक्लिफ अवार्ड। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे सर साइरल रेडक्लिफ थे कौन। बाय प्रोफेशन वो एक लॉयर थे और उनको लॉर्ड माउंटबेटन ही लेके आए थे और उनको एक हेड बनाया गया था बाउंड्री डिवीजन का कि वो एक हेड होंगे और वही इसको चेक लुक को फॉरवर्ड करेंगे कि किसको कौन सी बाउंड्री देनी है और किसको क्या देना है। जो पंजाब डिवीजन में हमारे पाकिस्तान के जो नुमाइंदे थे वो जस्टिस मुनीर थे। बंगाल डिवीजन में अबू सलाम मोहम्मद अकरम थे जो कि इसको देख रहे थे। लेकिन इस रेडक्लिफ अवार्ड में पाकिस्तान के साथ और हमारे साथ बहुत सारी ज्यादतियां की गई। उन ज्यादतियों में सबसे बड़ी ज्यादती ये थी कि जो पंजाब का जो था उनके साथ जो गुरदासपुर, पटियाला और फिरोजपुर था उनको निकाल दिया गया, उनको इंडिया के साथ शामिल कर दिया गया। और जो बंगाल का था मुर्शिदाबाद और नादियाबाद, इसको भी निकाल दिया गया और इसको इंडिया के साथ शामिल कर दिया गया, हालांकि ये पाकिस्तान के बाउंड्रीज में शामिल थे। थैंक यू सो मच, थैंक फॉर वॉचिंग, जज़ाकल्लाह।